नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज का मैं बात करना क्या है, जो अभी एक प्रकार से ऑडिट हो रहा है अमेरिका में। सीनेट हियरिंग्स वगैरह हो रहे हैं। सीनेटर रॉन जॉनसन वो चेयर कर रहे हैं अभी। इत्तेफाक वाली बात है, आज मैं एक वीडियो सुन रहा था। डॉक्टर प्रोफेसर सुचारित भागड़ी, ये बहुत सीनियर वायरोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कोविड फॉल्स अलार्म बोल के किताब लिखा था। शुरू में ही, महामारी के शुरू में ही उन्होंने किताब लिखा था और उसमें कहा था कि ये महामारी नहीं है, फॉल्स अलार्म है। और पहले ही उन्होंने बता दिया था कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अनुभवी वायरोलॉजिस्ट है वो। जर्मन सिटीजन है, थाई ओरिजिन के हैं। उनको शुरू से ही ब्लॉक कर दिया था। काफी सीनियर है, 75 साल से ज्यादा। उनको ब्लॉक कर दिया था, उनका यूट्यूब वगैरह जो भी सोशल मीडिया से। अभी फिर आ रहे हैं, क्योंकि अभी सेंसरशिप शायद उठ गया है। यूट्यूब के अगेंस्ट कई केसेस चल रहे हैं, फेसबुक, अभी सब एक्सपोज हो गए हैं कि वो। तो आज मैं उनका सुबह कोई पूछा कि क्या होगा अभी, जो कुछ कुछ जो गलतियां की है, गलतियां क्या, ब्लंडर्स की है, बहुत बड़ी गलतियां हुई है जिसमें लोगों की काफी नुकसान हुए हैं। जो भी मेजर लिए है, लॉकडाउन लिए ही ले, और टीके के भी दुष्प्रभाव आ रहे हैं। तो उनसे आज पूछ रहे थे कोई इंटरव्यू में, सुचारी बागड़ी से, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका से आएगा जवाब। अमेरिका में, मैं बता रहा ना, सीनेट हियरिंग हो रहा है। एक डेमोक्रेसी एक है जो कि जैसा भी हो, अभी जो है उसके जो लड़ाई वड़ाई तो हो रही है, वो तो सरफिरा जैसे है हमारे ट्रम्प साहब पर। अच्छा भी रहता, बुरा भी रहता, पर कुछ चीजें, प्रोसीजर्स जो है डेमोक्रेसी में, जो कोविड के और किसी देश में नहीं हो रहा जितना। जितने विटनेसेस को बोलने नहीं मिला था, अभी वो सीनेट हियरिंग में विटनेस आ रहे हैं। सेनेटर रॉन जॉनसन, और काफी चीजें आ रही हैं कि दुष्प्रभाव को कैसे दबाया गया, साइंस को कैसे दबाया गया, पूरा लिस्ट है, मैंने लिखा है। सीनेटर जॉनसन का मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, और ये तो सुचाइड भागने ने हमको, मत सुचाइड भागने का तो हमने आज सुना। 1 साल पहले, 1 साल हो गया शायद, हाँ, 1 साल पहले मेरे जो मित्र है, मेरे स्कूल से मेरे मित्र हैं, तीसरी क्लास से एमबीबी स्कूल साथ किया है, कॉलेज साथ किया एमबीबीएस, उसके बाद हम अलग हो गए, बाद में बहुत सालों बाद मिले। जिन्होंने कि इंडिया में लैंडमार्क केस जीता था, जो टीके के ऊपर, कोविड टीके के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि मैंडेटरी नहीं है, ये अपने मर्जी से लगाया, जो भी। पुलियल, जेकब पुलियल, जिन्होंने केस जीता था, प्रशांत भूषण जेकब पुलियल। तो हम अभी पिछले साल मिले थे उनको केरला में। रियूनियन था, हमारे बैच का रियूनियन था। तो मैंने पूछा, भाई अभी क्या कर रहे हो आप? बोला, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जितना करना था हमने कर दिया है। अभी क्या है कि हमारे देश में लोग परेशान हैं, लोग अपने अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो, फिर नीट का एग्जाम, कभी रोज स्कैम हो रहा, कब ये हो रहा, तो ये उसमें दब जाता है ये सब। तो जेकब पुलियल ने बताया था हमको कि वो अमेरिका से ही होगा जो होगा। और अमेरिका से एक बार हवा आता है तो फिर बाकी जगह भी वैसे ही धुन चालू हो जाता है। और अभी जो ये सीनेट हियरिंग्स हो रहे हैं, अमेरिका में जो सीनेट हियरिंग्स हो रहे हैं, वो इकोनॉमिक टाइम्स कवर कर रहा है अपने यूट्यूब में, चैनल में। इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया एक प्रकार से, इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये एक अच्छा है कि उधर से कुछ होता है, इधर तक हवा आता है, तो इधर भी लोगों को जानकारी मिलता है। और इकोनॉमिक टाइम्स कवर कर रहा है, और हम उसी इकोनॉमिक टाइम्स के यूट्यूब से ही क्लिप बताएंगे आपको, उसमें ईटी दिया होगा। अच्छी बात है कि अभी बातचीत तो चालू हुआ है, बात अंग्रेजी में है वो क्लिप।
इसीलिए मैं सोचा मैं थोड़ा, क्योंकि अंग्रेजी वाले अपने अंग्रेजी में रहते हैं, और हमारे मेजोरिटी लोग को भी समझना चाहिए क्या हो रहा है, तो मैं हिंदी में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद आपको क्लिप बताएंगे, समझ में आ जाएगा, कुछ वही वर्ड्स हैं। और नहीं भी समझ में आया तो मैं पहले हिंदी में बता देता हूँ कि रॉन जॉनसन क्या बोल रहा है, सीनेटर रॉन जॉनसन। और सीनेटर रॉन जॉनसन की जिंदगी भी काफी दिलचस्प है। वो अपने यंग एज में वो डिश वाटर से वो अपने बर्तन धोते थे होटल होटल में, 15-16 साल की उम्र में। फिर गोल्फ के कैडी थे, जो बड़े बड़े लोग गोल्फ खेलते हैं, वो जो बॉल उठाते हैं, जो बैग उठा के ले जाते हैं। तो ये हम्बल बैकग्राउंड से वो आए हैं, और अभी वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है अमेरिका में, यूएस सीनेट में, रिपब्लिक, रॉन जॉनसन। और काफी बिजनेस वगैरह भी है, और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। और एक हमने उनका एक सेशन सुना था, जो कि एक बहुत बड़े एक्सपर्ट उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो मेडिकल में भी इतनी उनकी जानकारी है, जबकि वो डॉक्टर नहीं है, पर मेडिकल एक्सपर्ट को भी पसीना छुड़ा रहे थे वो। ये देखा हमने। तो बताइए, अभी इतना डिग्री हासिल करके, इतना करके, और एक जो कि जिसको कि ग्राउंड का, जमीन का ये है, समझ है क्या हो रहा जिन दुनिया में क्या हो रहा। तो इन्होंने ये सीनेट हियरिंग का अभी अप्रैल में हुआ था, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा है। अभी हम मैं जो रिकॉर्डिंग बताऊंगा, उस रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे इंट्रोडक्शन दे रहा है। और इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि एमआरएनए वैक्सीन के दुष्प्रभाव कितना हुआ है और हो रहा है। और ये वजह बता रहे हैं कि ऐसे जो एफडीए है, अभी तो एफडीए में काफी कुछ चेंज लाए हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी ने। हालांकि कोशिश किया जा रहा है, कईयों को निकाल दिया पुराने जो अधिकारी थे, क्योंकि उनका पूरा फार्मा के साथ लिंक्स था। तो वो सेनेटर रॉन जॉनसन इस क्लिप में कहेंगे कि एफडीए ने ऐसा बनाया था एल्गोरिथम, आजकल तो सब एल्गोरिथम है, एआई, जिससे कि दुष्प्रभाव पकड़े ही ना जाए। एमआरएनए टीके जो लगाए थे मास स्केल में कोविड के दौरान, उसका दुष्प्रभाव, सिग्नल को छुपाने का लिए पूरा ऐसे बनाया था उन्होंने, जो चेकलिस्ट बनाया था, एल्गोरिथम। और कहा कि 39,000 डेथ्स हो गए हैं वैक्सीन से। और रिसर्च को दबाया गया। फार्मा फार्मा का, एफडीए के ऊपर पूरा कंट्रोल है फार्मा का। लॉबिंग बहुत है, डोनेशंस बहुत है, दोनों पार्टी को डोनेशन देता है वो। तो हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रल बॉन्ड है, वहाँ उनके यहाँ डार्क मनी होता है। तो बहुत स्ट्रांग लॉबी है, फार्मा लॉबी। पॉलिटिकल लॉबिंग है, एफडीए को लॉबिंग है जो। और उन्होंने कहा 2021 को उनको उनको एक संपर्क हुआ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के साथ, उनका टेक्स्ट मैसेजेस आते थे। और बड़े बड़े जो ईमानदार, सिंसियर जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने जब बताया अपने शोध से कि कुछ पेपर पब्लिश किए कि इससे कैंसर हो रहा है। ये वाला जो हियरिंग के जो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, ये कैंसर का लिंक के ऊपर हियरिंग था। कोविड वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन, कैंसर लिंक। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जिन्होंने चिंता प्रकट किया कि कैंसर होता, वो इसके पर्टिकुलरली हियरिंग अलग से इन्होंने किया है। मैकेनिज्म ऑफ कोविड कैंसर, कोविड वैक्सीन कैंसर रिस्क, और अटैक ऑन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक साइंटिस्ट के ऊपर कैसे अटैक किया। जो भी बड़े बड़े पावरफुल लॉबीज थे, फार्मा लॉबीज था, एफडीए था, जितने गवर्नमेंट, और सोसाइटी बागरी का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो कबूल करेंगे ही नहीं, क्योंकि बिलियंस डोज लगा दिया गया है। अगर वो कबूल करेंगे, पर अभी अगर जब पूरा पर्दाफाश होगा तो धीरे धीरे कबूल करना ही पड़ेगा। तो बोला बहुत सारे कंपेंसेशन इतना देना पड़ेगा कि बहुत मतलब अनपॉपुलर, लोगों का ट्रस्ट चला गया है। ये सीनेटर जॉनसन भी कह रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट चला गया साइंटिस्ट के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर, एफडीए के ऊपर और ये ऊपर। तो ये सीनेटर जॉनसन यही कह रहे हैं कि अगर इस टाइप के हियरिंग करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, पर्दाफाश, तभी लोगों का साइंस में फिर से विश्वास होगा।
नहीं तो फिर हम वही डार्क एजेस में चले जाएंगे। तो कहाँ की रिसर्च को गाइड किया है, एफडीए ने गाइड किया, एफडीए को फार्मा लॉबी ने गाइड किया। जो जो साइंटिस्ट लोग ने दुष्प्रभाव निकालने की कोशिश की उनको अटैक किया है, उनका पेपर को भी अटैक किया, पेपर को रिट्रैक्शन करा दिया, पेपर को छापने नहीं दिया, छप गया तो रिट्रैक्शन करा दिया। हमारे देश में भी हुआ है, हमारे देश में भी हुआ है। पेपर छप गया इंटरनेशनल जर्नल में, बड़े इंस्टीट्यूट का रिसर्चर्स को अटैक किया। और हमारे यहाँ शर्म की बात है कि आईसीएमआर ने भी अटैक किया, क्योंकि आईसीएमआर का भी फार्मा कंपनी के साथ पार्टनरशिप था। क्या करे अभी बताइए। आईसीएमआर एक ऑनेस्ट रिसर्च, सिंसियर रिसर्च होना चाहिए, वो धमकी दिया। तो ये ऐसा वो सब पूरे वर्ल्ड में हुआ, हमारे देश को क्या ब्लेम करना। अमेरिका में भी हुआ, तो अभी अमेरिका में कम से कम हियरिंग हो रहा है, ये सब चीज आ रहा है कि ऐसे रिसर्च को दबाया गया था, रिसर्च को दबाया गया था, ये अभी कम से कम अमेरिका में आ रहा है। तो धीरे धीरे, और इकोनॉमिक टाइम्स कवर कर रहा है, तो हमारे यहाँ भी कभी ना कभी तो खुलना ही है। आज नहीं तो कल लोगों को तो समझ आ ही जाता है, आ ही गया होगा शायद। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। तो अभी उनका हियरिंग में यही सब उन्होंने पॉइंट्स कवर किए हैं। और कहा है कि अमेरिका में बिग फार्मा का टीवी एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं, टीवी में मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों को एडवर्टाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स अपना प्रमोट कर सकते हैं। और बोला कि दिन के दिन हालत खराब हो रहे हैं। बोला अभी 39,000 डेथ हो गई, अभी भी कोविड वैक्सीन चल रहा है मार्केट में, अमेरिका में भी चल रहा है कोविड वैक्सीन। बोला स्वाइन फ्लू वैक्सीन निकाला था, उसमें करीब 25 से 30 डेथ हो गए थे, तो वैक्सीन को मार्केट से वापस ले लिया था। अभी खाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड जो हमारे देश में लगा था उसको वापस लिया है। बाकी एमआरएनए वैक्सीन का बहुत और स्ट्रांग लॉबी है, क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें दूसरे वैक्सीन भी बना रहे हैं। और आज सुचारू भाखड़े भी आज कह रहे थे कि ये चिंताजनक है, कि क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन का भी जितने वैक्सीन बनेंगे अभी एमआरएनए प्लेटफॉर्म में बनेंगे, और धीरे धीरे हमारे देश में भी आ जाएगा एमआरएनए। अगर ठीक से जांच नहीं हुआ, ठीक से इसको ऑडिट नहीं हुआ, इसके जो दुष्प्रभाव है, इसको दुष्प्रभाव। और अच्छा है कि एक प्रकार से हमारे ने वैक्सीन हम आने नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, पर बाकी दूसरा वैक्सीन भी जो दूसरा था उसका भी दुष्प्रभाव काफी थे, उसके भी काफी। तो कोविड का जो भी रिसर्चर ये करते थे, उनको अटैक कर, उनके रिसर्च को अटैक किया जाता था, उनके उनको पर्सनली अटैक किया जाता था। और कई उन्होंने जो ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको अटैक किया, बड़े रेप्यूटेड विशेषज्ञ हैं जो कि काफ़ी जिनको एक्सपीरियंस है, उनके उन्होंने टेस्टिमनी रिकॉर्ड किए हैं। टेस्टिमनी उसके अलग अलग सेशन है, हमने भी शायद एक दो हमने दिखाई भी है पहले सेशन में, डलगिस का दिखाया, इसका दिखाया। और कई स्टडीज नहीं किए हैं, कोविड वैक्सीन सेफ्टी के स्टडीज नहीं किए हैं कि ब्रेन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, सीएनएस के ऊपर, मायोकार्डाइटिस, ब्लड के ऊपर, और भी कई, हियरिंग लॉस। ये तो बोले कई ठीक से नहीं किए, क्योंकि वो पहले से एज्यूम कर लीजिए, कर लिया, इतना कुछ स्लोगन चालू कर दिया कि वैक्सीन सेफ है, इफेक्टिव है, सेफ इफेक्टिव है। और कोई साइंटिस्ट करता था तो उसका कैरियर खत्म हो जाता था। एफडीए, और बोला एफडीए को तो कंट्रोल कर ही रहे थे फार्मा कंपनी, मेडिकल जर्नल्स को कंट्रोल किया है। मेडिकल जर्नल वही उनके फेवर में ही जो रिसर्च है उसी को छापेंगे, जो फेवर में नहीं है उसको छापेंगे नहीं, या फिर रिट्रैक्शन के ऊपर करेंगे। मेडिकल कॉलेजेस को कंट्रोल किया है, देखिए मेडिकल एजुकेशन ये दिया है। ये अभी मैं अंग्रेजी में बताएंगे, ये सब मैं उन्हीं के इससे हिंदी में बता रहा हूँ कि दोनों, हिंदी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग सबको समझ में आ जाए। और अभी हम मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन हिंदी में दे दिया है, तो वो यही चीज हमने दिया जो वो बताएंगे, तो आप लोग भी शायद समझ जाएंगे मेडिकल। और जो जो चीप ड्रग्स थे, जो कि कई ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने दूसरे दवाई से इलाज कर रहे थे, वो उन दवाइयों को बैन कर दिया। जैसे आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आपको मालूम है, हमारे यहाँ भी आइवरमेक्टिन उसको फिर बैन कर दिया। और फॉरेन में तो और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लोगों को डॉक्टर्स का लाइसेंस चला गया, दवाइयाँ जो लोग ऐसे दवाई प्रमोट करते थे, मिस इन्फॉर्मेशन करना, उनको डिस इन्फॉर्मेशन कहना। और उसकी जगह क्या लगाया,
जीन थेरेपी लगाया। वो mRNA वैक्सीन को जीन थेरेपी बोल रहे हैं, mRNA एस्ट्राजेनेका ये जीन थेरेपी कह रहे हैं। और जितने प्रोफेशनल एसोसिएशंस है उनको भी अपने मुट्ठी में ले लिया। जैसे इंडियन एसोसिएशन, जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन पीडियाट्रिक्स, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, जितने प्रोफेशनल एसोसिएशन को, वो भी पूरे फार्मा कंट्रोल में है। तो पूरे एक्सपर्ट, और फिर कहेंगे कंसेंसस कंसेंसस। और आखिरी में उन्होंने कहा, बहुत अच्छा चीज उन्होंने कहा, वो कहा कि ये इस सेंचुरी में, मिलेनियम कहते हैं, मिलेनियम में बोला बहुत फास्ट साइंस डेवलप हुआ है, बहुत फास्ट हुआ है, बहुत अमेजिंग है, काफी प्रोग्रेस हुआ है। पर बोला इतना भी प्रोग्रेस नहीं हुआ कि हम को सब कुछ मालूम है। इसलिए जो भी शोधकर्ता है, साइंटिस्ट है, वो थोड़ा सा उनको नम्रता होना चाहिए, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी होना चाहिए। और ये मेरे को 50 साल पहले, मैं जब 50-60 साल पहले, 55 साल पहले जब मैं कॉलेज में दाखिला लिया था एमबीबीएस में, तो हमारा मेडिसिन का प्रोफेसर ने कहा था, जो उन्होंने कहा था, आप कितने भी डॉक्टर बन जाओ, आप याद रखना कि आपका लेवल एक साइकिल मैकेनिक का होगा जो कार को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमन बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स है। तो अभी 50 साल में यही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। आखिरी में जो एंडिंग करते हैं प्रोफेसर, ये सीनेटर रॉन जॉनसन कह रहे हैं कि जितना भी साइंस एडवांस किया है, इतना भी एडवांस नहीं किया है कि हम एरोगेंट हो जाए, हम घमंडी हो जाए कि बस अब सब मालूम है, बाकी सब मिस इन्फॉर्मेशन। बोला ये साइंटिस्ट को मॉडेस्टी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए, अगले की बात भी सुनना चाहिए। अभी आप उनका रिकॉर्डिंग सुनिए। आप मैंने बता दिया हिंदी में, आप ये अंग्रेजी में उनका रिकॉर्डिंग सुनिए। Such a large percentage of the public remains unaware of the serious adverse events caused by the COVID mRNA injections. In April, the subcommittee held a hearing and released a report exposing how top FDA officials decided to use a safety surveillance algorithm that they knew would, and in fact did, hide safety signals on extremely serious adverse events, including sudden death. This was a bombshell revelation that unfortunately was dismissed. We have over 39,000 deaths right now associated with the COVID injection. Big Pharma also hires and financially awards former federal health agency officials and spends lavishly on lobbying and political donations to lawmakers of both parties. Just brief explanation of how this hearing came about. I met Dr. Sabine Hazen in October of 2021 during really the height of COVID, and really related to all the work I was doing in terms of early treatment, and then the COVID injection injured, that type of thing. And I'm not quite sure how you got on my radar screen, but we struck up a good texting relationship. And immediately Dr. Hazen made me aware of how her research, which was conducted with, supported by, guided by, overseen by the FDA, was being sabotaged. And with all the hearings and events I had done, I was trying to figure out some way of how can we hold a hearing on this, because this is really bad for science to have research sabotaged. End of last year, Dr. Hazen introduced me to Dr. Eldiri, who probably a poster child for being tormented by, I'll call them trolls, into science. And so we put together this hearing. It's kind of predicated on Dr. Eldiri's work that I think prompted all the attacks. That's why we're holding this hearing. So let me get into my opening statement. I want to thank all the witnesses. I know this is a real imposition, take a lot of time and effort and expense to get here. But today's hearing is titled, Plausible Mechanisms of COVID-19 Injections Causing Cancer and Attacks on Scientific Publications and Research. Although it may seem these are two unrelated topics, discussing them together will help explain why such a large percentage of the public remains unaware of the serious adverse events caused by the COVID mRNA injections. In April, the subcommittee held a hearing and released a report exposing how top FDA officials decided to use a safety surveillance algorithm that they knew would, and in fact did, hide safety signals on extremely
serious adverse events, including sudden death. This was a bombshell revelation that unfortunately was dismissed by this subcommittee's ranking member and completely ignored by the legacy media. Since 1997, when the Clinton administration made America only the second nation on earth to allow mass media advertising on pharmaceutical products, Big Pharma has spent billions on TV ads to capture the media and, as a result, the narrative. Prior to 1997, there was serious journalism covering suspected vaccine injuries. In 1997, Mike Wallace reported on CBS's 60 Minutes about swine flu vaccine injuries. By the way, they pulled the swine flu vaccine after about 25 to 30 deaths and 400 to 500 cases of Guillain-Barré disease. They pulled it. 25 to 30 deaths. We have over 39,000 deaths right now associated with the COVID injection worldwide from the VAERS vaccine, but I'll move on. In 1982, WRC-TV's Leah Thompson reported on the findings of their more than year-long investigation into the safety and effectiveness of the pertussis component of the DPT vaccine. In 1985, Phil Donahue discussed both the swine flu and DPT vaccines and related injuries during his hour-long show. Since 1997, there have been a few reports on hepatitis B, MMR, HPV vaccine safety, but the, quote, safe and effective, unquote, mantra, combined with the narrative that adverse effects are, quote, rare and generally mild, unquote, has overwhelmed any coverage of the harms. Legacy media is not the only American institution that has been captured and controlled. Big Pharma also hires and financially awards former Federal Health Agency officials and spends lavishly on lobbying and political donations to lawmakers of both parties. It generously funds other members of the COVID cartel, social media, medical associations like the American Medical Association and the American Association of Pediatricians, international health organizations, medical colleges, and medical journals. The testimony in today's hearing raises the question of whether Big Pharma might also be funding individuals who troll scientific research that runs counter to its goals and narratives. It should come as no surprise, therefore, that during the pandemic, treatment alternatives using cheap and safe generic drugs were not only suppressed, but actively sabotaged in favor of a liability-free and highly profitable experimental gene therapy, and that's what it is. The fact that all the institutions that benefit from Big Pharma's largesse actively push the experimental gene therapy is also the reason they are now working so hard to suppress the reality of COVID mRNA injection injuries. Testimony given in April's hearing detailed the safety studies that were not done on the COVID injections prior to their emergency use authorization and eventual full approval. This list of omitted studies should shock everyone. Again, these were just in testimony. Drug-drug interactions, cardiovascular toxicity, central nervous system toxicity, other organ toxicity, blood toxicity, genotoxicity, and carcinogenicity. Those studies weren't conducted. I'm not sure they've been conducted even today. Because it's approved, now we just don't want to know. Although legacy media, federal health officials, and the medical establishment continue to ignore and hide the lies told and the harms done by governments in response to the coronavirus, alternate media has been spreading the truth to a growing percentage of the global public. As a result, trust in these institutions is eroding. The only way to rebuild that lost trust is for the truth to be acknowledged in a process of public reckoning. The hearings I've been holding are intended to contribute to that reckoning. Today we'll hear from highly credentialed and experienced doctors and medical researchers who will discuss the plausible mechanisms of COVID mRNA injection harms. They will also describe the attacks they are experiencing on their research and reputations because they have the courage to expose the truth. I want to sincerely thank the witnesses for their courage and the time and effort they put in their testimony and advocacy. Let me just add on this note. In a couple of my public hearings, I conclude with the statement that I am truly amazed at the knowledge that mankind has accumulated over the millennia.
I mean, it is amazing what we know and how rapidly we're gaining that knowledge. But in spite of that, I would argue that what we don't know vastly, and I mean vastly, exceeds what we do. And so in any kind of discussion like this, in any kind of scientific research, I think people involved need to approach these problems with that level of modesty. इंडिपेंडेंट यूएचओ का अकाउंट है ये। हम किसी फार्मा से या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। आप ही के मदद से हम आपको ऐसे समाचार